दोस्तों नमस्कार। राधिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों बात यह है कि जो आरएसआर का जो पहला भाग था उसमें मैंने आपको दो प्रश्न दिए थे और दो प्रश्न में मैंने आपको आंसर करने के लिए बोला था। एक था अपन का आरएसआर के किस नियम में कर्तव्य का उल्लेख है। तो कर्तव्य का उल्लेख कौन से नियम में है? तो 7-8 में कर्तव्य का उल्लेख है। दोस्तों देखो, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आरएसआर का पहला भाग देखना, उसके बाद ही सेकंड भाग समझ में आएगा। आरएसआर जो नियम है, राजस्थान सेवा रूल्स, वो एक सीरियल वाइज है। इनमें सब नियमों में अलग अलग परिभाषा दी गई है। अपना नियम नंबर 7 चल रहा है और नियम नंबर 7 अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आरएसआर का फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद में ये समझ में आएगा। अगला प्रश्न था आपका कल वाला, सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख किस नियम में है? तो सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख किस नियम में है? ये अपना जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था और इसके आंसर भी ज्यादातर सभी ने सही दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7-6 में। अब आता है अगला सेकंड भाग नंबर 2। अगला पढ़ते हैं अपन। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस डिस्क्रिप्शन की जो अपन का वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में अपन का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पर प्रत्येक दिन क्यूज चलाते हैं। देखो मैं तो आरएसआर के आपके 25 प्रश्न आने वाले हैं और ये 25 प्रश्न 75 नंबर के होंगे और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके कम से कम 22 से लेकर के, और कोशिश ये करेंगे कि 22 से 25 प्रश्न तक अपन के मैटर में से ही आएगा। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखें और प्रत्येक अपन आरएसआर पूरी की क्लियर कर लेंगे। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरे आरएसआर को क्लियर करा दूंगा, जीएफएनडीआर को, ऑडिट को, बिजनेस मैटर को, फिर अपन अकाउंटेंसी देखेंगे। इधर देखिए नियम नंबर 7-8। देखो 7-8 का बी है ये। 7-8 में पहली बात तो ये क्या है, तो 7-8 में आपका कर्तव्य का उल्लेख है कि कौन व्यक्ति कर्तव्य पे है कौन नहीं है, वो नियम कहता है 7-8। देखो 7-8 का बी का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्य सरकार के आदेश अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण जैसे नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण व वरिष्ठ अधिकारियों का की वार्षिक संगोष्ठी आदि अवधि को कर्तव्य माना जाएगा। यह नियम ये बताता है कि भाई कौन कर्तव्य है या नहीं है। तो ध्यान रखना, अखिल भारतीय स्तर पर जो भी सम्मेलन होंगे या कोई बड़ा समाकार होगा या कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, वो राज्य सरकार के हित में हो, तो अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है तो वो कर्तव्य पे ही माना जाएगा। ऐसा कौन कहता है? नियम नंबर 7 का जो 8 में बी पॉइंट का पहला बिंदु इस बात को कहता है। नियम नंबर 7 का जो क्लोज 8 है उसका बी का सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो देखिए, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जो छात्रवृत्ति के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके बाद उसे राज्य सेवा में लिया जाता है, तो प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद राजकीय सेवा में नियुक्त होने के मध्य की अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप नियमित पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो और कॉलेज के दौरान ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उधर से अगर स्कॉलर लेते हो, महाविद्यालय से आपने क्या ली? स्कॉलर ली है, ये महाविद्यालय, और महाविद्यालय से आपने छात्रवृत्ति ली है और छात्रवृत्ति लेने के बाद में दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद में आप प्रशिक्षण जाते हो। प्रशिक्षण आपका कंटिन्यू चल रहा है, ट्रेनिंग आपकी कोई चल रहा है आपका प्रशिक्षण, मान लो कॉलेज में ही, तो उसके बाद में आप नियमित सेवा में भी अगर आ जाते हो तो वो भी कर्तव्य माना जाएगा। ऐसी बात कौन कहता है? तो ऐसा नियम 7-8 का बी का सेकंड पॉइंट कहता है। अगला देखिए, अगला है बी का थर्ड पॉइंट क्या कहता है। ये जो नियम नंबर 7 ही चल रहा है, बहुत बड़ा नियम है, नियम नंबर 7 40 तक चलेगा अपन का। थर्ड बिंदु क्या कहता है, कोई व्यक्ति जो राजकीय सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर सक्षम अधिकारी के आदेश अनुसार किसी कार्यालय में उपस्थिति प्रदान करता है, जब तक उसे किसी विशिष्ट पद पर कार्यभार ग्रहण करने की आज्ञा प्राप्त नहीं होती है, तो यह मध्य अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। जैसे मान लो कि आपका हेड ऑफिस जयपुर है, इसको समझाता हूं मैं आपको। हेड ऑफिस जयपुर है और आपका जो जिला है, मान लो वो जिला है दौसा, और आपको लगा दिया गया, मान लो कोई सिकराय जो तहसील है उसमें लगा दिया गया, सिकराय तहसील में आपको जेआरए लगा दिया गया, तो आपको जयपुर से पोस्टिंग दे दी कहां? दौसा। अब दौसा ही आपको ज्वाइन करना है क्योंकि दौसा वाले जिला लेवल वाले ही आपको ब्लॉक में भेजेंगे, तो आप जब भी दौसा हो
जब तक आप 2 साल रहोगे, मान लो कि 15 दिन तक ये 2 साल वालों ने आपको रिलीव नहीं किया, तो ये 15 दिन की अवधि जब तक आप सिकराए नहीं जाओगे तब तक कर्तव्य अवधि मानी जाएगी। ऐसा बात कहता है नियम नंबर 7 का 8 का बी का थर्ड पॉइंट कहता है। अब बी का जो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नियम नंबर 7 ही चल रहा है, सब क्लोज 8 चल रहा है, उसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अनिवार्य विभागीय परीक्षा। मतलब एक पेपर है जहां से विभागीय पेपर होते हैं, उनकी स्थिति क्या है, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार अनिवार्य विभागीय परीक्षा में शामिल होने पर परीक्षा अवधि परीक्षा केंद्र पर जाने एवं लौटने में लगने वाला समय कर्तव्य माना जाएगा। मान लो कि कई एग्जाम ऐसी हैं, कई पेपर ऐसे हैं जो विभागीय एग्जाम भी होते हैं, प्रमोशन है तो विभागीय एग्जाम होते हैं। तो अगर राज्य सरकार की जो एग्जाम है, या कई ऐसे हैं कि भाई अगर आप विभागीय एग्जाम पास नहीं हुई है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, तो वो तमाम में अगर कोई परीक्षा देने कैंडिडेट जाता है तो वो कैंडिडेट की जो परीक्षा अवधि है, परीक्षा जाने आने का समय, सबकी सब कर्तव्य माना जाएगा। अब देखो नियम नंबर 8 का बी का 5वां, एक भी पॉइंट नहीं रहने दूंगा दोस्तों, एक भी। आप लोग पूरी चीज पढ़ लेना, मैं गहनता से भीतर निकाल कर आपको दूंगा। 25 की 25 प्रश्न अपने यहां से फंसाने वाले हैं। अगला देखो, इच्छुक परीक्षाओं में जिसके लिए कर्मचारी ने राज्य सरकार से सहमति प्राप्त की है, वह परीक्षा अवधि परीक्षा केंद्र पर जाने एवं लौटने का समय कर्तव्य माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो आप लगे हो एलडीसी और आपने परमिशन लिया है कि भाई सर मैं तो राज्य सरकार से कि मैं तो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम दूंगा, तो आपका जो जाने का समय और लौटने का समय ये भी क्या माना जाएगा, कर्तव्य माना जाएगा। ये कहता है बिंदु संख्या 5। तो मुझे लगता है कि कर्तव्य कौन कौन से माने जाएंगे आपकी नजरों में, आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, नोट, ये इंपोर्टेंट है। देखो अब इनमें से क्वेश्चन फंसाएगा, निम्न में से कर्तव्य है, निम्न में से कर्तव्य नहीं है, ये पूछेगा। कर्मचारी के घर से कार्यालय जाने एवं वापस लौटने का समय कर्तव्य अवधि नहीं है। आपको एक दे देगा कि भाई निम्न में से कर्तव्य अवधि है और कर्तव्य अवधि नहीं है, तो आप जैसे ही कार्यालय गए और कार्यालय शाम को 6 बजे आप ऑफिस से घर लौट रहे हो, तो वो बीच वाला जो समय है आने जाने का समय, वो आपका क्या है कि वो कर्तव्य नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति नीचे वाले देखो, यात्रा आपका टूर में लगा दी गई ड्यूटी, मान लो आपको ब्लॉक में लगा दी, जांच में लगा दी, टूर चुनाव, आपके चुनाव चल रहे हैं, पर घर से निकलने के बाद एवं अपना राज्य कार्य संपादित कर पुनः घर लौटने का समय कर्तव्य अवधि माना जाएगा। अगर आपकी प्रोग्राम में टूर में लगा दिए, या आपको मान लो ऑडिट करनी है उसमें लगा दिए, या आपके चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव के दौरान आप जैसे ही घर से जाओगे और घर वापस लौटोगे कार्य का, वो तमाम आपकी क्या माना जाएगा, वो आपकी क्या माना जाएगा, वो कर्तव्य माना जाएगा। ये था नियम नंबर 7 का सबऑर्डिनेट 8, जो सब क्लोज था 8। तो नियम नंबर 7 का जो 8 क्लोज है उसमें पूरे कर्तव्य का उल्लेख है कि कौन सा कर्तव्य है या कौन सा नहीं है। अब नियम नंबर जो 7 का नमा है, 40 तक चलेगा, 7 ही 7, बहुत बड़ा है आपका ये क्लोज 7। नियम नंबर 7 का जो नमा है वो कहता है शुल्क, कि कौन सा शुल्क है या कौन सा शुल्क नहीं है। देखो शुल्क का मतलब क्या है, राज्य सरकार, भारत सरकार या अन्य राज्य की सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक अनावर्तक भुगतान जो संस्था द्वारा अन्य अराजकीय संस्था में कार्य करने के बदले उसे प्राप्त हो। देखो मैंने आपको बताया था कि जो वेतन मिलता है वो किससे मिलता है, आपको पता है कि संचित निधि से मिलता है। राज्य की संचित निधि से कर्मचारियों का वेतन मिलता है, और राज्य के कर्मचारियों का यह भी दायित्व रहता है कि वो कहीं से भी कोई कार्य नहीं करे बिना राज्य सरकार की परमिशन के। ऐसा नहीं है वो कोचिंगों से पढ़ा करके पैसे ले रहा है, ऐसा आप नहीं कर सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद में। तो वो सबकी सब, अब इसका मतलब क्या है कि आप या तो राज्य सरकार से पैसा नहीं ले रहे हो, भारत सरकार से पैसा नहीं ले रहे हो, अन्य सरकार से पैसा नहीं लेने के बाद में ए राज्य की संस्था से कार्य करने के बदले उससे जो प्राप्त होता है उसको शुल्क कहते हैं। अब देखो शुल्क कौन कौन नहीं आता है भाई, इस गवर्नमेंट शुल्क के लिए ये कहती है कि भाई अगर शुल्क आपको लेना है, मान लो कोचिंगों में पढ़ाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो शुल्क हमें बताओ कितना मिलता है, हो सकता है हम आपका आधा वेतन कर दें, आधे उधर से प्राप्त कर लो। मान लो कि आपको 70,000 पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा कर लो आप जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग से 35,000 कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 35,000 हम हमारी तरफ से कर देते हैं, 70,000 आपका हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको सरकार को बता करके ही सब काम करने होते हैं। लेकिन कुछ विशेष बात ये है, देखो
संपत्ति से आय, मकान का किराया, बैंक ब्याज और लाभांश। कोई मान लो आपको पैसा लगाया और उससे इनकम हो रही है, तो ये शुल्क नहीं होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से शुल्क है या नहीं है, अगर कोई संपत्ति से आय है रही है आपकी, थे कोई मशीन वगैरह आपने पटक रखी है उससे इनकम हो रही है, चक्की से आपका मान लो इनकम हो रही है, या मकान आपने किराए पे दे रखा है, बैंक ब्याज से कोई लाभ हो रहा है, तो वो सबकी सब क्या है दोस्तों, तो वो सबकी सब शुल्क की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला है देखो, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कृतिक कार्य से मिलने वाला भुगतान जिस कार्य में कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा अवधि में प्राप्त अनुभव का उपयोग नहीं हो, शुल्क नहीं माना जाएगा। देखो अगर आपकी नौकरी लगी है एजुकेशन में, आप एक एजुकेशन में लगे हो, या फिर आपकी नौकरी लगी मान लो जूनियर अकाउंटेंट में, तो जूनियर अकाउंटेंट में आप नौकरी लग रहे हो, आप भजन गाने जाते हो, कोई सांस्कृतिक प्रोग्रामों में जाते हो, या कोई वस्तु वगैरह ऐसे बनाते हो, तो वो शुल्क नहीं मानी जाएगी आपकी। लेकिन आप जूनियर अकाउंटेंट होने के बाद में कोई ऑडिट का कार्य कर रहे हो अतिरिक्त, मान लो आपने प्राइवेट की दुकान खोल ली, तो वो शुल्क मानी जाएगी। ये इंपोर्टेंट बात कहता है नियम नंबर 7-9। आपसे पूछा जाएगा कि शुल्क का उल्लेख कौन से नियम में, तो नियम नंबर 7-9 में शुल्क का उल्लेख है। अगला देखो, नियम नंबर 7-10। नियम नंबर 7-10 क्या कहता है, वैदेशिक सेवा। वैदेशिक सेवा से मतलब एक ही चीज बताता हूं मैं आपको, कि आप राज्य सरकार का कोई एम्प्लॉय है और वो राज्य सरकार के एम्प्लॉय होने के बाद में राज्य सरकार की संचित निधि से वेतन नहीं उठाता है, संचित निधि से वेतन नहीं उठाकर अन्य किसी संचित निधि से वेतन उठाता है, उसको वैदेशिक सेवा कहते हैं। देखो उस सेवा अवधि को कहा जाता है जिसमें राज्य कर्मचारी का वेतन राज्य की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से जो अराजकीय सेवा द्वारा आहरित होता है, उसको क्या कहते हैं, वैदेशिक सेवा कहते हैं। तो आपको सीधा ही ऑप्शन में आएगा कि वैदेशिक सेवा का उल्लेख कौन सा है, तो नियम 7-10 में वैदेशिक सेवा का उल्लेख है। वैदेशिक सेवा से तात्पर्य क्या है, ऐसा कर्मचारी जो राज्य सरकार का तो है लेकिन वो वेतन है वो राज्य सरकार की संचित निधि से नहीं उठाकर, मान लो राजस्थान का है और राजस्थान का कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में ज्वाइन कर दिया गया कोई इमरजेंसी कंडीशन में, या आपको बाल लगा दिया गया, तो वो वैदेशिक सेवा कहलाएगी। नियम 7-10-1 राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी का उल्लेख कौन से में, ये इंपोर्टेंट है, तो नियम 7-10A में राजपत्रित अधिकारी कौन कौन होंगे वो बताऊंगा आपको। भारतीय अखिल सेवा के अधिकारी, अखिल सेवा वर्तमान में कौन कौन सी हैं, IAS, IPS और IFS। IPS हो गया और IPS, IFS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये दोनों 1950 में और ये 1966 में स्थापित की गई। अखिल भारतीय सेवाओं का जो राज्यसभा गठित करती है आर्टिकल 312 के तहत में, वो चीज संविधान का मैटर है, उसमें अपन जाएंगे नहीं। देखो भारतीय सेवा नियम वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील 1958 की अनुसूची 1 में राज्य सेवा में वर्णित किसी पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति, अनुसूची 1958 के जो अनुसूची 1 में जिन अधिकारियों का नाम है वो सबके सब क्या कहलाएंगे, राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। जनरली अपन के राजस्थान में क्या होता है कि 4800 ग्रेड पे वाला यानी L12 लेवल 12 वाला कैंडिडेट क्या कहलाता है, राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। देखो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट वाला, अगर आपको ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट वाला राजपत्रित अधिकारी हो सकता है क्या, संविदा वाला, बिल्कुल हो सकता है अनुबंध वाला। देखो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त ऐसा कर्मचारी जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित मानी गया हो, यानी राज्य सरकार उसे राजपत्रित माना जाता है तो वो भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। देखो एक नोटिफिकेशन आया था मैंने करंट वाला, वो भी आपको जोड़ दिया है। 13/9/2013 से मंत्रालय सेवा के निम्नलिखित पदों को राजपत्रित पद पर घोषित किया गया है। कौन कौन से पद हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और निजी सचिव और वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक। ये 5 पद हैं, वो भी अब मंत्रालय सेवा के हैं जो राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए नियम नंबर 10 का बी, अर्धवेतन HPL। अर्धवेतन क्या है कि अर्धवेतन का मतलब अर्धवेतन अवकाश, अर्धवेतन अवकाश HPL। पहली बात तो ये कि 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष होने पर HPL मिलती है। HPL का उल्लेख नियम 93, देखो नियम 93 अपन अलग से पढ़ेंगे, पूरी अवकाश आपके सिलेबस में दे रखी है, तो आपको नियम 93, नियम 91, 92 सब PL, CL, HPL, CCL तमाम अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी केवल इतना देख लो कि
एचपीएल आरएसआर नियम 93 के तहत एक राज्य कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय अवकाश होती है। आगे जाकर के अपन पूरी चीज पढ़ने वाले हैं। अगला देखिए नियम 7/11, ये इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा विभाग अध्यक्ष का उल्लेख किसमें है? एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऐसा अधिकारी जिसे आरएसआर नियम या परिशिष्ट 14, देखो एक ध्यान रखना कि अपन का विभाग अध्यक्ष का कौन से परिशिष्ट में उल्लेख है कि कितने कौन कौन विभाग अध्यक्ष होंगे, तो ये ध्यान रखना परिशिष्ट 14 में, परिशिष्ट 14 के भाग 2 के तहत विभाग अध्यक्ष घोषित हो। ऐसा अधिकारी जिसे आरएसआर नियम या परिशिष्ट 14 के तहत 14 के भाग 2 के तहत विभागाध्यक्ष घोषित हो। अगर नियम में कौन सा, तो 7/11 में विभागाध्यक्ष का उल्लेख है। परिशिष्ट कौन सा है, तो परिशिष्ट 14। नियम 7/12 अवकाश, नियम 7/12 में क्या है? अवकाश। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत घोषित अवकाश दिवस है जिस दिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा किसी कार्यालय को बंद रखा जाता हो। देखो किसके तहत हॉलीडे का उल्लेख है, तो वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत में घोषित अवकाश जिस दिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा किसी कार्यालय को बंद रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हॉलीडे। ये नियम कौन सा है? 7/12। और नियम 7 में है 13 में है मानदेय, जिसको होनेरियम बोलते हैं। होनेरियम मानदेय क्या होता है? एक राज्य कर्मचारी को अनावृत राशि का भुगतान जिसे किसी सामयिक कार्य या कभी कभी होने वाले कार्य के लिए स्वीकृत किया जाता हो। ये आपका सैलरी नहीं है, पहली बात तो दिमाग में ये रखना, सैलरी नहीं है, ये आपका मानदेय है। मानदेय आपको डेली मिलता है, डेली प्रत्येक दिन कार्य करोगे तो आपको मानदेय मिलेगा। ये अनावृत है। आवृत तो मतलब होता है बार बार महीने वाला मिलने वाला, लेकिन अनावृत राशि है। किसी को कहते हैं ना आपको मानदेय पर लग रहा है, मान लो मानदेय क्या है कि 500 रुपए डेली काम मिलेगा आपको। कोई संविदा पर कैंडिडेट लगा मान लो, और आपसे कह देंगे भाई यहाँ मानदेय पे लगाया जाता है। मानदेय पे कैसे कि जब भी हमें काम मिलेगा, मानो महीना में आपका 10 दिन काम पड़ा तो हम 500 रुपया के हिसाब से आपको 10 दिन का पेमेंट दे देंगे, 5,000 रुपए राशि हम दे देंगे, तो उसको कहते हैं मानदेय। ये था नियम 7/13 तक। तो दोस्तों 7/13 तक अपन ने आज देखा। मुझे लगता है 7/13 तक आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आंसर देने कमेंट बॉक्स में, फिर आगे अपन देखेंगे कल। देखो निम्न में से कर्तव्य अवधि नहीं है: कार्यालय जाने का समय, कार्यालय से लौटने तक का समय, ए और बी, और यात्रा पर जाने का समय। बताओ। तो देखो कर्तव्य अवधि में कार्यालय जाने का समय भी नहीं आता है और लौटने का समय भी नहीं आता है, ये ए और 2। यात्रा पर जाने का समय और चुनाव में लगाई गई ड्यूटी, चाहे घर से ही आप निकले हो, कर्तव्य अवधि में आती है। शुल्क का उल्लेख आरएसआर के किस नियम में है? जल्दी बताओ। 7/9 में, 7/8 में, 7/10 में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ शुल्क का उल्लेख किस नियम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/9 में शुल्क का उल्लेख है। अगला देखो, राजपत्रित अधिकारियों का उल्लेख आरएसआर के किस परिशिष्ट में है? बताइए। जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका उल्लेख किस परिशिष्ट में? आपको बताया भी है 12, 11, 9, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर दीजिए। बताओ राजपत्रित अधिकारी का उल्लेख किस नियम में है? किस परिशिष्ट में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? परिशिष्ट 12 में। परिशिष्ट 12 में। विभाग अध्यक्ष का उल्लेख आरएसआर के किस नियम में है? मतलब विभाग अध्यक्ष का उल्लेख आरएसआर के किस नियम में है? 7/11, 7/12, 7/13 या 7/14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/11। 7/12 में क्या है? तो 7/12 में आपको मैंने अभी बताया था कि अवकाश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? अवकाश का। 7/13 में क्या है? तो 7/13 में आपको बताया था मानदेय का उल्लेख है। और 7/14 में क्या है? तो 7/14 में मैंने आपको बताया नहीं है, पर अपन कल चर्चा करेंगे। वो इसका उल्लेख है कार्य ग्रहण का है, मतलब जॉइनिंग पीरियड है, उसका उल्लेख है, कार्य ग्रहण का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7/11। अब 7/12 और 7/13 का आंसर आपको देना है। 7/12 में देखो वैदेशिक सेवा का उल्लेख आरएसआर के किस नियम में है?
7/10 में, 7/11 में, 7/9 में और 7/14 में। पहला तो ये। दूसरा आपके लिए ये रहा, मानदेय का उल्लेख आरएसआर के किस नियम में है? 7/10/11 में, 7/10 में, 7/9 में और 7/13 में। जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे अपन आरएसआर के साथ साथ जीएफएनडीआर ऑडिट के बिजनेस भी, ऑडिट और बिजनेस मेथड के भी वीडियो चालू करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।